जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 25 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। याद करें, इसका बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो साथियों, जो भी खाद्य ऊर्जा होता है उसको हम लोग कैलोरी में मापते हैं। यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, कैलोरी में मापते हैं। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? दोस्तों, आज के सारे वीडियो विज्ञान से लिए गए हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि इस सारे प्रश्नों का जवाब दें। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, रॉकेट का ऊपर जाना द्रव्यमान का संरक्षण, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्यमान का संरक्षण। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉकेट का ऊपर जाना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा तीसरा। ठीक है, तीसरा नियम जो होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है। जैसे आप नदी में तैरते हैं तो क्या होता है, उसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया भी। नदी, पानी को आप धक्का देते हैं, पानी और आपको धक्का देता है, तो जिसमें आपको विपरीत क्रिया के बराबर क्रिया होती है तो उसे हम लोग तीसरा नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपको बताना है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, यानी जड़त्व का नियम। ठीक है, आप लोग याद करें, जड़त्व का नियम, पहला नियम से ही हमारा बल की परिभाषा मिलता है, आप सभी लोगों को पता होगा, यानी जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमने पीछे अभी रिपीट किया है। जैसे नदी में तैरना, तो जल में अगर आप तैर रहे हैं तो किस नियम पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी तृतीय नियम, तीसरा नियम पर जल में तैरना या नदी में तैरना आधारित है। न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए थे, जिसमें से हमारा यह तीसरा नियम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो साथियों, चाबी भरी घड़ी में स्थिति ऊर्जा, यानी 7वें नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। जो भी आप घड़ी देखते होंगे चाबी भरी, जो आप हाथ में कभी कोई, जिसमें बैटरी नहीं लगता है, तो उसमें चाबियाँ होती है, आप उसको ऐड दीजिए और वो कुछ देर, कुछ घंटे तक, कुछ दिनों तक चलती रहती है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, झूला झूलती कोई लड़की अगर खड़ी हो जाए तो दोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग को बताना है। तो दोस्तों, झूला झूलती कोई लड़की अगर अचानक खड़ी हो जाती है तो दोलन का आवर्तकाल घट जाता है, यानी कम हो जाएगा। बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा। याद करें, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे 2 प्रश्न उठता है, झूला झूलती हुई लड़की के बगल में कोई और लड़की आ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका हमारा आंसर होता है कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, यानी अपवर्तित रहेगा। लेकिन अचानक कोई लड़की खड़ी हो जाए तो दोलन का जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में किसी एक किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है?
सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होता है, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों एकमात्र आपको दिख रहा होगा पानी यानी जल का सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। क्यों होता है कि क्यों ये सब में शामिल हो जाता है। पानी एक ऐसा है जो किसी में भी रिएक्शन नहीं करेगा, सबको डालेंगे सबके साथ यह संवेग और उसके साथ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद करें किरचॉफ का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। तो इस क्वेश्चन को जरूर ही आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो साथियों प्रकाश की चाल सबसे अधिक मात्रा हमारा निर्वात, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। निर्वात में सबसे तेज चलती है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, आप लोग को पता होगा प्रकाश एक सदैव सीधी रेखा में चलती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, तो हमारा उसका आंसर होगा अनुप्रस्थ। आप लोग याद करिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ एक तरंग है। ठीक है, यह लंबवत दिशा में चलती है, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल एक यंत्र है। तो साथियों डेसिबल से वातावरण में ध्वनि मापा जाता है, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। तो साथियों ध्वनि तरंग की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोनों ही प्रश्नों को याद करें। प्रकाश अगर आपसे पूछेगा प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, यानी उसकी प्रकृति कैसी है, तो हम लोग अनुप्रस्थ बताएंगे। और ध्वनि की तरंग की प्रकृति कैसी है, तो अनुदैर्ध्य। आप लोग याद करेंगे प्रकाश तरंगे लंबवत चलती है, और जो ध्वनि तरंगे हमारा है वो लंबवत, सॉरी प्रकाश तरंगे जो होती हैं लंबवत चलती हैं, और ध्वनि तरंगे समानांतर। ठीक है, समानांतर। ठीक है, प्रकाश तरंगे इस तरह चलती हैं, ऊपर नीचे होते लंबवत चलती हैं। और जो ध्वनि तरंगे हैं इस तरह चलती हैं। जैसे में अगर आप कोई हथौड़ा लेकर कोई लोहे पर प्रहार करेंगे, तो जो उसमें का आवाज़ होता है वो समानांतर चलती हैं। ठीक है, इस तरह सीधा इस तरह जाता है सामने। और ध्वनि तरंग जो हमारा प्रकाश होती है वो लंबवत ऊपर नीचे चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों सोनार का प्रयोग नाविकों द्वारा किया जाता है। जो पानी के अंदर जो भी पनडुब्बियाँ होती हैं उनको देखा जाता है सोनार के माध्यम से ही, कि कहाँ पे कौन सी पनडुब्बी डूब चुकी है, मलबे को देखा जाता है सोनार के माध्यम से ही देखा जाता है। यानी नौ संचालक जो होते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। SONAR होता है इसका, देखिए मीनिंग लिख दे रहे हैं सोनार। आप लोग बताएं सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए क्या पूछना चाहता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे में कभी कभी आपको साथ भी होता होगा, कोई आवाज़ आप किसी को दे रहे हैं तो आप ही का आवाज़ कुछ सेकंड पश्चात दोबारा आपको सुनाई देता है, तो उसे हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी हमारा ही आवाज़ कुछ समय बाद हमको सुनाई दे, तो ये किसके कारण संभव हो पाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो हमारा आंसर होगा 17 मीटर। आप लोग याद करेंगे 17 मीटर
की दूरी पर होने पर आपको यह आवाज़ दोबारा सुनाई देता है। इससे अधिक अगर आप दूरी पर रहेंगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। जो रेडियो का स्टेशन होता है वो किसके कारण सुनाई देता है हम लोग को स्टेशन से? तो 16 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुनाद। अनुनाद के कारण ही हम लोग रेडियो को सुन पाते हैं, यानी इसका क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो देखिए रडार और सोनार दोनों है, यह यंत्र है। तो रडार किसके द्वारा यूज किया जाता है और सोनार हमने आपको बता ही दिया नौसंचालकों द्वारा, यानी पानी के लिए उपयोग किया जाता है। और रडार जो होता है वो वायुयान, जो जहाज ऊपर एयरफोर्स जैसे उड़ाते हैं उसकी गति को, जैसे कोई भी है सामने से क्या आ रहा है रडार के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो रडार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रेडियो तरंगे, ठीक है आप लोग याद करें, रेडियो तरंग के कारण, यानी इसका हमारा बिल्कुल उचित जवाब हो जाएगा रेडियो तरंगों के परावर्तन, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। रेडियो को रडार का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है, आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, रडार का खोज किसने किया था? रडार। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों प्रकाश के जो विकिरण की प्रकृति कण के समान, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। हमने आपको बता दिया है प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ, आप लोग याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो दोस्तों जो भी अंतरिक्ष यात्री जाते हैं आकाश का रंग उन्हें काला दिखाई देता है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। क्यों दिखाई देता है? तो देखिए आप लोग के मन में भी ये प्रश्न उठता होगा कभी कभी कि आकाश में जो भी हमारे ब्रह्मांड में सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, फिर भी हमारा अंतरिक्ष अंधेरा कैसे है? क्योंकि आप देख ही रहे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को, जब अंतरिक्ष यात्री जाता है तो आकाश का रंग उसे कैसा दिखाई देता है? तो हमारा बिल्कुल उचित जवाब हो जाएगा काला। आखिर काला क्यों दिखाई देता है जबकि सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हमारे सौरमंडल में ब्रह्मांड में स्थित हैं? तो बिल्कुल इसका हमारा सटीक जवाब होगा कि प्रकाश को हम लोग कैसे देख पाते हैं। कोई भी वस्तु को आप देखते हैं तो जो भी प्रकाश आती है सबसे पहले उसे टकराने के लिए कोई ना कोई वस्तु, ठोस चीज़ होनी चाहिए, जो कि हमारे सौरमंडल में नहीं है। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड में कोई भी ठोस वस्तु नहीं है जिससे टकरा कर वहाँ पे प्रकाश फैले। तो इसी कारण हमारा आकाश काला दिखाई देता है और ब्रह्मांड भी हमारा अंधेरा रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे? देखिए हमने इस क्वेश्चन को बता दिया आपको पीछे ही। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर ही हो जाएगा, बिल्कुल इसमें समय नहीं गवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है? तो दोस्तों रेगिस्तान में मृग मरीचिका जो घटना बनती है वह हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही होगा, सी इसका बिल्कुल उचित जवाब हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनता है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो दोस्तों आकाश का रंग जो हमारा नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। याद करें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और यहाँ पे एक जो पीछे क्वेश्चन था देखिए एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं, क्या था, रेगिस्तान में मृग मरीचिका की घटना कैसी बनती है? तो हमारा उचित जवाब भी हो जाएगा। आप लोग देखिए हमने यहाँ पे गलत बता दिया, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, आप लोग याद करेंगे, इसको सही कर लीजिएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका की घटना होती है। हीरा का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। कांच में आई दरार भी होती है, वो भी हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं
23 नंबर, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो दोस्तों वायुमंडल में जो प्रकाश फैल जाता है उसका कारण हमारा है वायुमंडल में धूलकण। जो भी आपको प्रकाश यहाँ पे आप देखते हैं, प्रकाश के कारण ही कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है। तो अगर वायुमंडल में धूल कण नहीं होते तो हमें यह प्रकाश नहीं दिखाई देता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों लाल कांच को जब अत्यधिक आप गर्म कर देते हैं तो वह हरा रंग का दिखाई देता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? दोस्तों जो वही त्वरित चालक है जो बिजली से बचने के लिए बनाया जाता है। जो आकाशीय बिजली गिरती है उससे बचने के लिए त्वरित चालक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो त्वरित चालक बनाए जाते हैं उसमें तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी 25 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 25 प्रश्न पूरे हुए और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखा जाता है। चलिए आज का क्विज देखते हैं। आज का हमारा क्विज है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों जो हमारे शरीर के अंदर HCl जो होता है इसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो यह किस अंग से स्रावित होता है आप लोग को बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें, यह किस अंग से स्रावित होता है। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।